आपको क्या लगता है कि भारत में कौन सी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या 3 कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जहां नौकरी करना गर्व की बात हो सकती है? बिहार के 2-3 ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने कि कास्ट रिफॉर्म पर काम किया हो। मुझे बताएं कि बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। किस तरह से हम उन्हें जानते हैं? ठीक है, आप गाते भी हैं, लिखा है आपने। जी सर। 1-2 पंक्ति गा के सुनाइए। आइए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए आशुतोष। थैंक यू सर। कंफर्टेबल? जी सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम आशुतोष है। मैं सीतामढ़ी ज़िले से जानीपुर का निवासी हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th सर पटना से डीएवी पब्लिक स्कूल बीएससीबी कॉलोनी से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं सर सिविल इंजीनियरिंग मैंने करा है रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर से 2020 में। उसके बाद से मैं सर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो रमैया कॉलेज तो डोनेशन बेस्ड एडमिशन लेता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेता है? सर दोनों है। कुछ सीट्स डोनेशन बेस्ड रिजर्वेशन के लिए सर वो रिजर्व रहते हैं और उनका ये ट्रांसपेरेंसी है कि वो ओपन रखते हैं उसके लिए, और बाकी का सर कॉमेट के से और उनके स्टेट लेवल एग्जाम से होता है। तो आप किस रास्ते से गए? कॉमेट के था सर। अच्छा, तो सिविल इंजीनियरिंग आपने 2020 में पूरी पढ़ाई कर ली? जी सर। और रमैया एक प्रतिष्ठित संस्थान है, कैंपस प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है उसका। जी सर। तो आपको कंपनियों ने नौकरी देने लायक नहीं समझा? नॉन एम्प्लॉयबल इंजीनियर? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने सर प्लेसमेंट में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि जब बात आई कि क्या करना है सर करियर के बारे में, जब मैंने सोचा तो मुझे लगा सर कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, तो प्लेसमेंट मैंने नहीं लिया सर। मतलब आपने कंपनियों के नौकरी को खारिज कर दिया, नौकरी करने लायक नहीं महसूस हुआ? नहीं, ये सच्चाई है कि आजकल कंपनियां जिस तरह की नौकरी इंजीनियर्स को दे रही हैं वो नौकरी दरअसल करने लायक है ही नहीं। ट्रेंड इंजीनियर को टेली कॉलर की नौकरी दी जाती है, डेटा एनालिस्ट की नौकरी दी जाती है, जो बेसिकली एक क्लरिकल जॉब है। सर जॉब स्किल के हिसाब से मिलता है सर, और हमारे इंडिया में सर आपने जो बोला वो सही है, कई हद तक सही है। क्योंकि जैसे कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, जो आईटी कंपनी है, जो कंसल्टेंसी कंपनी है, वो ज़्यादा बच्चों को लेती है, लेकिन सर तनख्वाह के नाम पे बहुत कम देती है। लेकिन यहाँ जहाँ आपके पास अगर स्किल है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है और आप उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो डिपेंड करता है सर स्किल के बेसिस पे। ठीक है, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग की स्किल हासिल की है। जी सर। और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बूम चल रहा है, मतलब अच्छा ग्रोथ चल रहा है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी रियल एस्टेट सेगमेंट में काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम में है। आपको क्या लगता है कि भारत में कौन सी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या 3 कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जहां नौकरी करना गर्व की बात हो सकती है? सर एक तो एल&टी है सर, लार्सन एंड टब्रो। दूसरा सर गैमन इंडिया है। और तीसरा मैं याद कर पा रहा हूँ सर, चड्ढा एंड चड्ढा। ठीक है, तो क्या ये तीनों कंपनियां नहीं आई रमैया में कैंपस में? एल&टी सर आई थी, मैंने दिया भी था और इंटरव्यू भी हुआ, उसके बाद सर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, जी सर। मतलब उन्होंने आपको लायक नहीं समझा? सर फिर मैंने कांटेक्ट ही नहीं किया, तो मैं तैयारी में सर, कोविड का समय था उस समय 2020 में। ठीक है, तो आप सिविल इंजीनियर के रूप में अगर प्रशासक बन जाते हैं तो क्या अतिरिक्त भूमिका निभा सकते हैं प्रशासकीय कार्य में? सर क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, तो सर जो भी मेरे करिकुलम में था, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सब की सारी योजनाओं पे मैं ज़्यादा सर एडमिनिस्टर कर पाऊँगा अच्छे तरीके से। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाऊँगा सर। और आपने समाजशास्त्र विषय भी पढ़ा है, इसका क्या फ़ायदा रोज़मर्रा के प्रशासन में मिलेगा आपको? सर समाजशास्त्र में जैसा हमने पढ़ा है इंस्टीट्यूशंस के बारे में, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो ट्राइब्स के बारे में, कास्ट के बारे में, तो समाज को सर भीतर तक समझने का मुझे मौका मिला है। और जब मैं प्रशासन में जाऊंगा सर, तो यह मुझे मदद करेगा सर कि सारी योजनाएं, सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करने में, पहुंचाने में लोगों तक मदद मिलेगी। आपने इंस्टीट्यूशंस की बात की, इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेशन के प्रोसेस में आपने सोशल वैल्यूज़ और सोशल नॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, आपने टैबूज़ के बारे में पढ़ा है। जी सर। क्या होते हैं ये इन शब्दों का मतलब क्या है? सोशल वैल्यू का मतलब, टैबू का मतलब, नॉर्म का मतलब? सर सोशल वैल्यूज़ वो मूल्यों को बोलते हैं सर
जो समाज के कस्टम्स, नॉर्म्स और सर उनके विचारों से सहमत रखता है, कन्फॉर्मिटी जिसको हम बोलते हैं सर सोशियोलॉजी में, जो उनसे कन्फॉर्म करता है, उनकी बातों को मानता है, वो वैल्यूज़ होता है सर, जो समाज में एक्सेप्टेबल है, डिज़ायरेबल है, उसको सर वैल्यूज़ बोलते हैं। तो नॉर्म क्या है? नॉर्म सर है जो एक डायरेक्शन देता है वैल्यूज़ को, गोल को अचीव करने में। जैसा कि पार्सन ने बोला था कि नॉर्म्स आर द वे टू डायरेक्ट टुवर्ड्स द गोल विथ कीपिंग आवर वैल्यूज़ इंटैक्ट। तो नॉर्म उसका सर माध्यम है कि हम उस गोल तक, सोसाइटी के गोल तक पहुंच सके। और टैबू सर बात है, जहाँ तक टैबू वो है जो समाज में हमारे डिज़ायरेबल नहीं होता है सर, जो एक स्टिग्मा के तौर पे देखा जाता है। जैसे कि मैरिज में हम पढ़ते हैं सर इंसेस्ट के बारे में, जो एक टैबू है। तो ये टैबू सर सोसाइटी टू सोसाइटी भी डिफर करता है। छोटे छोटे टैबू हैं, जैसे खुलेआम पिता की आलोचना करना भी एक टैबू है कि नहीं करना चाहिए? जी सर, ये समाज पे डिपेंड करता है। खुलेआम माता की आलोचना करना और बड़ा टैबू है। अगर कोई संतान अपनी माँ की सार्वजनिक समाज में आलोचना करता है तो उसकी भर्त्सना की जाएगी। जी सर, समाज पे डिपेंड करता है सर, समाज टू समाज पे डिपेंड करता है। हमारे भारतीय समाज में सर ये टैबू माना गया है। उसको नालायक मान दिया है। माँ की आलोचना करने मतलब नालायक बच्चा है। जी सर, हमारा समाज सर पिता माता के बारे में मन में अच्छे भाव रखने के बारे में बताता है और उनका सम्मान करने के बारे में बताता है। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय सोशल वैल्यू सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल बिहेवियर भी एक टैबू है? लोग आलोचना करते हैं, सुशील बालक, दब्बू बालक, सबड्यूड बालक की ज़्यादा प्रशंसा होती है। सर जैसे कि हमने बताया सर वैल्यूज़ है, तो वैल्यूज़ के हिसाब से ही सर टैबू और उसकी परिभाषा होती है। तो भारतीय समाज में सर क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर कुछ डिबेट है सर, लेकिन अगर गलत है तो हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर बिना कारणवश अगर कोई शिकायत करता है या सम्मान नहीं करता है तो सर ये टैबू है। चलिए ठीक है। आशुतोष, समाजशास्त्र में एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं चार्ल्स कूले, नाम सुना है आपने? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था उन्होंने। मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ सर कि जैसा मिरर जी सर, कि अगर समाज में आपकी कोई बुराई करता है या आपके बारे में कोई अच्छा बोलता है तो आप उसको अचीव करने की शक्ति रखते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। मतलब हम अपनी छवि उसी हिसाब से देखते हैं जिस तरह से समाज रिफ्लेक्ट करता है। जी सर। दो कंसेप्ट हैं समाजशास्त्र में, एक है समाजीकरण और एक है संस्कृतिकरण। क्या है ये दोनों? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर सर ये इंग्लिश में, क्योंकि मेरा माध्यम सोशलाइजेशन, संस्कृताइजेशन। So Sanskritization was concept given by Srinivas, where he discussed about how the low caste people or tribe emulates the higher caste people and their customs to get we can say secular hierarchy and secular positions in society. It's a way to social mobility. And what socialization is just a process of making our next generation, to get to know the people and society. It's just a normal process. While Sanskritization is more of a social mobility. जेंडर इनइक्वालिटी में बोलते हैं कि सोशलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। जो स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव देखने को मिलता है वो समाजीकरण के दौर से गुजरता है। क्या ये पर्सपेक्टिव है इससे जुड़ा हुआ? कैसे इम्पैक्ट करता है एक लड़के की परवरिश और एक लड़की की परवरिश में सोशलाइजेशन? सर, लड़के और लड़की की परवरिश में सोशलाइजेशन की बहुत अहम भूमिका है। बचपन से ही अगर किसी बालक या बालिका को उस हिसाब से ही पढ़ाया जाए, उसे एजुकेट किया जाए, जेंडर न्यूट्रलिटी के बारे में बताया जाए, तो आगे चलकर दोनों का सम्मान करेगा और सोसाइटी में डिफरेंसेस कम होंगी सर। तो जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए कि कैसे हम भेद बढ़ाते जाते हैं समाजीकरण के द्वारा। सर, एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि महिलाओं को घर का काम करना चाहिए, हमारे समाज में ऐसा माना गया है। तो ये बच्चे जब घर से ही, अपने घर से ही, सोशलाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली, घर से ही शुरू होता है, तो वहाँ पे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो अगर हम बचपन से ही उसको सिखाएं कि पुरुष और महिला दोनों का काम है घर का काम करना या बाहर का काम करना, दोनों के लिए समान है, तो वो आगे चलकर वही सीखें। जैसे खेल में हम लड़कों को बोलते हैं कि क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, लड़कियों को हम ट्रेन करते हैं गुड्डे गुड़ियों के खेल में, तो एक दायरा बना देते हैं कि घर में लड़कियां रहेंगी, घर के बाहर जो है वो लड़के जाएंगे, और यही धीरे धीरे इम्बैलेंस होता जाता है। ये बताइए कि जातिगत भेदभाव पूरे देश में है लगभग। हम देखते हैं कि पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में जाति सुधार आंदोलन खूब चले,
महाराष्ट्र में चला, सत्यशोधक समाज बना, श्री नारायण गुरु ने चलाया, पेरियार ने चलाया। उत्तर भारत में ऐसे सोशल रिफॉर्म क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? सर उत्तर भारत में कास्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात सर कि हायर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। जैसा कि मैं समझता हूँ कि साउथ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में सर हायर कास्ट जैसे ब्राह्मण हो गए, लोअर कास्ट जो दलित हुए, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। सोसाइटी के हायरार्की में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। वहीं नॉर्थ इंडिया में सर क्योंकि हमारे यहाँ समाज में उतनी ज़्यादा सर डिफरेंसेस नहीं थे, जिसके कारण यह नहीं देखा गया हमारे यहाँ। और दूसरी बात थी कि सर कास्ट बेस्ड सर यहाँ पे कह सकते हैं सर सहायता चलता था, सहायता का वो था सर, क्योंकि फार्मिंग हमारे यहाँ मेन ऑक्यूपेशन था, तो उसमें लोअर कास्ट से भी मदद लिया जाता था, तो हमारे यहाँ इसलिए सर नहीं देखा गया। क्या मध्यवर्ती जातियों का भी कोई योगदान है? बिहार या उत्तर प्रदेश में मध्यवर्ती जातियां खूब हैं, ब्राह्मण और शूद्र के बीच जो जातियां आती हैं, और साउथ इंडिया में वो कम देखने को मिलता है। क्या ऐसी कोई वजह थी? जी सर, इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट बोल सकते हैं इसको। नॉर्थ इंडिया में सर क्योंकि मैंने जैसा बोला डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं थे, तो इंटर कास्ट मैरिजेस भी हुए सर पास्ट में, और नए कास्ट इमर्ज हुए उसके कारण, जिसके कारण सर द्वेष उतना रहा नहीं सर। बिहार के 2-3 ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने की कास्ट रिफॉर्म पर काम किया हो। सर अभी मैं याद नहीं कर पा कोई रहा। बात नहीं आशुतोष सर मुझे बताइए कि बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? सर अभी हाल में ही एक हफ्ते पहले बिजनेस कनेक्ट समिट हुआ है, जिसमें 50,000 करोड़ का MOU सर डिफरेंट कंपनीज से, जैसे गोदरेज, अडानी से सर बिहार सरकार का हुआ है। हमारे यहाँ लैंड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें लैंड को इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट बियाडा है हमारे यहाँ, बिहार इंडस्ट्रियल अथॉरिटी डिपार्टमेंट, वो क्या करता है सर कि लैंड जमा करता है, पूल करता है, और बाकी इंडस्ट्रीज को बोलता है प्लग एंड प्ले मॉडल, आइए हम शेड उपलब्ध करा रहे हैं, हम जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, आप अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कीजिए और रोजगार शुरू कीजिए। और दूसरी बात सर, हमारा क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा योगदान निभा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट सर, जैसा अभी MOU की बात मैंने किया, उसमें सर लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी अहम भूमिका है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही हैं। सर्विस सेक्टर की बात करें सर, तो एयर ट्रांसपोर्ट और फिनेंस, ये सब के अलावा सर एजुकेशन हब बन रहा है बिहार, जैसे कोटा है हमारे यहाँ भारत में, राजस्थान में, उसी तरह पटना में भी सर एजुकेशन हब है। आपकी बात को थोड़ा सा आगे कनेक्ट करते हुए, क्योंकि हम राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार चाहते हैं, और बिहार धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पड़ोसी जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसने इस संदर्भ में काफ़ी कार्य किया है। बिहार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इस दृष्टि में, ताकि पर्यटन उद्योग भी राज्य की GDP में अपना जो योगदान है उसमें बढ़ोतरी कर सके? सर जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। हाल में ही अमवामन पॉन्ड है सर बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में, वहाँ पे सर स्की जेट्स और उस पॉन्ड को इस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि पर्यटक आ सकें। फिर हमारा पुनौरा धाम है सर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पुनौरा धाम है सीतामढ़ी में, हाँ। उसको सर डेवलप करने की योजना बनाई गई है, अभी मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई। इसी तरह सर गया में, नालंदा में, राजगीर में ग्लास ब्रिज बना है, तो सर पर्यटक को लुभाने के लिए सर कदम उठाया जा रहा है। कितने सूफी सर्किट में कितने स्थान हैं चिन्हित किए गए हैं बिहार में? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन एक रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, बिहार शरीफ होना चाहिए सर। अतिरिक्त उसके और कोई नहीं? सर मैं सिख सर्किट का कोई स्थान है? सर पटना साहिब। पटना साहिब है, जी सर। ठीक है। मुझे बताएं कि बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। किस तरह से हम उन्हें जानते हैं? सर सच्चिदानंद सिन्हा को सर बिहार का निर्माता कहा जाता है हमारे यहाँ, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी हिस्सा रहे हैं भारत के। सर वही। अच्छा, इतना ही जानते। आपने तो बेंगलुरु में भी पढ़ाई करी है, तो अच्छा खासा समय 3 से 4 साल का आपने वहाँ पे बिताया। अभी अखिल भारतीय लिंगायत समिति ने ये मांग की है कि जो लिंगायत समुदाय है उसे एक पृथक धर्म के तौर पर मान्यता दी जाए, अपार्ट फ्रॉम हिंदूज। सर लिंगायत कमेटी के बारे में मैंने सुना तो है सर, लेकिन हालांकि राज्य सरकार ने 2018 में इसके लिए हामी भी भरी है केंद्र सरकार के लिए। तो आप समाजशास्त्र के अध्येता हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं?
पृथक धर्म के बारे में क्या जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है या रिलीजियस ऑर्डर है उसमें वो अपने आप को क्या नेग्लेक्ट पाते हैं, और अगर पाते हैं तो वो या एक पृथक अस्तित्व बनाकर रखना चाहते हैं, इस वजह से उनकी डिमांड सामने आ रही है? सर सोशियोलॉजी में, क्योंकि आपने उससे जोड़ा है, तो सोशियोलॉजी में सर हमारा सेक्ट और कल्ट बोलते हैं सर, दो तरह के पृथक। जी सर, तो मैं लिंगायत समाज को सर देखता हूँ सेक्ट के तौर पे, जो कि एक खास हिंदू रिलीजन से कोई अपने ज़्यादा उनको मूल्यों को अलग नहीं रखता है और ना ही हिंदू को रिलीजन को चैलेंज करता है। तो ये सर उन्हीं का ये रूप है जो कि अपने तो ये राजनीतिक मांग है सर, क्योंकि वे अब राजनीति में भी आ रहे हैं। मैं श्योर नहीं हूँ सर, इस विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, इस संदर्भ में मुझे बताएं कि बसावना बहुत महत्वपूर्ण संत रहे हैं इस संदर्भ में, तो उनकी क्या फिलॉसफी थी इस सामाजिक व्यवस्था को लेके? जानकारी नहीं है सर। जानकारी नहीं, ठीक। आशुतोष, बिहार के सूफी संतों में एक हजरत बीवी कमाल का नाम आता है, किस स्थान से जुड़ी हुई हैं? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। एकमात्र महिला सूफी संत हैं और खासतौर पे आपके समाजशास्त्री अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि उनके दरगाह पे या उनके मकबरे पे जो जाते हैं वो मनोवैज्ञानिक समस्याओं से या मनोविकार से मुक्त हो जाते हैं। मतलब उस जमाने की सेक्रेटरी के रूप में इनका इमेज है, आज भी लोग मानते हैं। सामान्यतः क्या इस विषय पे समाजशास्त्र में अध्ययन हुए हैं कि आज भी ग्रासरूट लेवल पे आम लोग अपने बहुत सारी बीमारियों के लिए इस तरह के साधु संतों के शरण में जाते हैं? सर सोशियोलॉजी में सर एक कहावत है, व्हेन साइंस फेल्स स्पिरिचुअलिटी कम्स इन पिक्चर। तो सर मेरा मानना है कि जब साइंस काम नहीं आता है तो सर स्पिरिचुअलिटी के शरण में लोग जाते हैं। जैसे सर बहुत सारे सिद्धांत आए हैं मैजिक को लेके, मेलॉन्स्की का या फिर मुलर का, कि जब नेचर हमारे ऊपर हावी होता है या फिर कोई हम मुसीबत में होते हैं तो हमारे पास डुअलिटी ऑफ थॉट्स आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उस मामले में ये हमें स्पिरिचुअलिटी रिलीफ देता है, मेंटल या साइकोलॉजिकल रिलीफ प्रोवाइड करता है सर। लेकिन आजकल आप जान रहे हैं कि लगभग सभी नेता इन्हीं स्पिरिचुअल सेंटर्स को पॉलिटिकल डिस्कोर्स के सेंटर में लेके आ गए हैं। तो आपको लगता है कि इससे साइंटिफिक स्पिरिट लोगों का वीक हो जाएगा? सर साइंटिफिक स्पिरिट वीक सर नहीं होगा, क्योंकि ये लोग वोट बैंक के लिए सर यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनको वोट चाहिए, वो सही बात है। लेकिन सर दूसरा ये भी हो रहा है सर कि उनका, जैसे हमने बात किया सर कल्चरल प्रोग्राम्स और कल्चरल एक्टिविटीज़, तो वो भी सर जागृत हो रहा है। तो लोगों का यूनिटी, लोगों के अंदर इंटीग्रिटी और इंटीग्रेशन और यूनिटी बढ़ रहा है। आपको गाना सुनने का शौक है, गाने का भी शौक है, कैसे गाने सुनते हैं? बॉलीवुड सॉन्ग सर, सीखा नहीं है मैंने। ठीक है, आप गाते भी हैं, लिखा है आपने? जी सर। एक दो पंक्ति गा के सुनाइए। सर अभी सर रफ़ी साहब और लता जी का एक गाना है, आदमी मुसाफिर है सर, उसकी दो पंक्तियाँ सर गाना चाहूँगा। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ग्यारह जनवरी को इंटरव्यू देने से पहले जी सर, ये एक आपने एक प्रैक्टिस किया, लगभग आपके पास 12 दिन का वक्त है। जी सर। आज का तजुर्बा इसलिए है कि अगर कोई कमज़ोर बात रह गई है तो उसको डिस्कवर करके उस पर काम कर लिया जाए। तो क्या डिस्कवर किया आपने? बोलने में सर झिझक है, क्योंकि सर मेरा पहला इंटरव्यू है सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बोलने का फ्लो सर और अच्छा हो सकता था। और सर कुछ करंट अफेयर के इश्यूज़ पे काम करना होगा सर। जैसे एक आपने पहले तो सर एक सूफी सेंट के बारे में आपने पूछा, वो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है लेकिन सर फिर भी। और सर कुछ प्रश्न सर ने किए सर बिहार के बारे में और इंडिया के बारे में, उस विषय पे, लिंगायत के बारे में। जी सर। ठीक है,
देखिए आइडिया ये है आशुतोष कि आपको चूंकि बिहार प्रशासन में कार्य करना है, आयोग के सदस्य यही देखना चाहेंगे कि वहाँ के जमीनी परिस्थितियों से आप कितने अवगत हैं। सिविल इंजीनियर है तो आपके पास एक विशेष कौशल है, समाजशास्त्र विषय है उसका भी आप लाभ ले सकते हैं प्रशासन में, लेकिन उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। जैसे कि समाजशास्त्रीय अध्ययन बिहार का अगर करना है तो हमें क्या क्या जानना पड़ेगा, उनके लोक सांस्कृतिक गतिविधियाँ क्या क्या हैं, त्यौहार क्या हैं, पर्व क्या हैं, उसमें पर्यटन के केंद्र के बारे में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें हमेशा जुड़े रहते हैं। जी सर। तो जितने भी टूरिस्ट सर्किट हैं बिहार के वो कितने हैं, वो उसके बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसके इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जो चूँकि ये मूवर्स हैं ना, जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, ये लोगों को मोबिलाइज करते हैं, उनमें गतिशीलता पैदा करते हैं। तो आप सोशियोलॉजी में आपने पढ़ा है कि मोबिलिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हो सकती है। जी सर। और कई बार हम इस तरह के जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनको हम स्टेट फॉर्मेशन में और स्टेट सिविल सोसाइटी इंटरेक्शन में इंगेज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिवली। तो जानेंगे पहले से तब तो इंगेज करेंगे। मान लीजिए कि अब ये जहानाबाद में है बीबी कमाल का मकबरा, कल को आपको जहानाबाद में पोस्टिंग मिले और आप अवगत हैं कि इनके उर्स में या सालाना उसमें हजारों लाखों लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। जी सर। उसी तरीके से आपको मान लीजिए सिख गुरुद्वारे के बारे में पता हो कि वहाँ हजारों लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं, या इस तरह से बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हो सकते हैं। तो ये अगर पता हो तो एक तो आपका दायित्व रहता है कि वहाँ विधि व्यवस्था बना के रखें, शांति बना के रखें। और अगर पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, उस स्थान पे कोई कैंप लगा देंगे, वहाँ पर कैनेपी लेंगे, अपने कुछ स्टाफ को रख देंगे, तो उसका एक अलग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो अवेयरनेस फॉर्मेशन का जो स्पीड है वो तेज हो जाएगा। जी सर। कम्युनिकेशन स्पीड तेज हो जाता है, तो इसको आप कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखा ये जाता है कि आप कितने इमेजिनेटिवली अपने थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के और लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं, इसलिए ये सब सवाल बनते हैं। तो थोड़ा सब देख लीजिएगा। वैसे ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रेसिव है, हम तीनों लोग आपके परफॉर्मेंस से खुश हैं। जो भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, आपकी एंट्री ठीक है, सेटिंग पोस्चर अच्छा है, ड्रेस सेंस अच्छा है, बातचीत करने का अंदाज अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, मोस्टली आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है और तर्कसंगत है, उसमें क्लैरिटी है एक्सपोजिशन में, वाक्य का जो डिलीवरी है वो सब मतलब फ्लो अच्छा है, लैंग्वेज वगैरह आपका अच्छा है। तो ज़्यादातर चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 2-3 यही सब बातें हैं जिस पे कि थोड़ा बहुत हम सजेस्ट कर सकते हैं। अब आपने चूँकि गीत लिखा है कि गाना पसंद है, तो उसमें झिझक नहीं दिखाना है। जी सर। आप मानसिक तौर पे तैयार होके जाइए कि मेरे चूँकि मैंने लिख दिया है या मेंशन करूँगा मैं कि गीत सुनना और गाना दोनों पसंद है मुझे, तो कोई भी कह सकता है कि कौन-कौन से गीत आपको पसंद है और क्यों पसंद है। जी सर। उसके विश्लेषण पर भी सवाल आ सकता है और कोई गाने को इनवाइट कर सकता है। तो अपना बेधड़क सर वो एक्सपेक्टेड नहीं था, इसीलिए सर थोड़ा एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि आप मेंशन कर रहे हैं कि आपको गीत गाना पसंद है, तो इसका भी तो प्रशासन में इस्तेमाल हो सकता है। गीत का सर। हाँ, सोचिए कि कोई बाढ़ की त्रासदी आई हुई है, आप लोगों के संरक्षण में लगे हुए हैं, आप आपका पूरा टीम 36 घंटे से भिड़ा हुआ है काम में और आप उसको डी-स्ट्रेस करना चाहते हैं। जी सर। तो आप ही पहल करेंगे, थोड़ा-सा माहौल उस तरह का बनाने वाला, गीत गाने में क्या हर्ज है? जी सर। मतलब आप सोशियोलॉजी, मैंने इसलिए आप वैल्यू सिस्टम पे क्वेश्चन पे आता है कि क्या गीत गाने को आप लोअली वैल्यू मानते हैं, माइनर ट्रेडिशन का पार्ट मानेंगे? क्योंकि पहले तो यही मानते थे ना, गीतकार और भाट जो होते हैं वो तुच्छ तुच्छ समुदाय के लोग होते हैं। तो क्या आपकी भी वही वैल्यू सिस्टम है? तो उसको लेकर कोई हायरार्किकल वैल्यू सिस्टम अपने दिमाग में नहीं बैठाना है। इसलिए गीत तो गाएं, सोचिए कि प्रधानमंत्री गीत गाएं। अच्छा, राष्ट्रगीत भी तो गीत ही होता है, जी सर। सब लोग गाते हैं ना। ठीक है, ओके सर। तो एक दो इन्हीं बातों पर खाली थोड़ा सा अलर्ट रहना, बाकी सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं करनी है। जैसे एक बार शुरू में इंट्रोडक्शन में आपकी से कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई कि आपने कहा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने का प्रयास नहीं किया, जी सर। और बाद में आपने कहा एलएनटी के प्लेसमेंट में आप बैठे। सर हुआ यूं कि सर एलएनटी में बैठे थे, लेकिन सर उसके बाद इंटरेस्ट खो दिए, बहुत टाइम हो गया, तो कोविड के बाद सर हम कांटेक्ट ही नहीं किए। फिर कोई बात, कॉल आया भी, फिर भी सर वो हम छोड़ दिए क्योंकि हम इस फील्ड में आ चुके थे सर। ठीक है, तो ये बात
कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, बस इसका प्रिकॉशन रखिएगा। ओके सर। चलिए, बाकी सब बढ़िया है। सर लैंग्वेज का फ्लो, लैंग्वेज बहुत अच्छा है, लैंग्वेज अच्छा, फ्लो अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है। सर हिंदी में क्योंकि सर थोड़ी सी दिक्कत होती है तो इसीलिए हम हिंदी मीडियम डाले थे आज। मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है आपके हिंदी में। ओके सर। इस तरह की कोई धारणा मत बनाइए। ओके सर। चलिए, ऑल द ओके, बेस्ट। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।